नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आपको पाकिस्तानी फौज की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल पर ताज़ा तरीन खबरें पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। 15 बरसों से लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की रिहाई के लिए सरापा एहतजाज रहा बलोचिस्तान। जबरन अगवाकारी के शिकार सिंधी कारकुनों के लिए चीखो पुकार करते रहे मुतासिरा खानदान। और पाकिस्तान में बेकाबू इंतहा पसंदी पर किताबें लिख रहे फिक्रमंद इंसानी हुकूक कारकुनान। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अजियत खानों में कैद लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए मुतासिरा खानदान गुज़िश्ता कई बरसों से चीखो पुकार कर रहे हैं। ऐसे ही लापता बलोचों में डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच का खानदान भी शामिल है, क्योंकि बलोचिस्तान के खुसदार शहर के हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी दे रहे डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों ने 15 बरस पहले 28 जून 2009 को अगवा किया। लिहाजा अपने वालिद की अगवाकारी के बाद से ही डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी सम्मी दीन बलोच पाकिस्तान में तमाम लापता बलोचों के लिए आवाज उठा रही हैं। आज से 15 साल पहले सियासी लीडर डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को दौरानी ड्यूटी पाकिस्तानी एजेंसीज ने जबरदस्ती लापता कर दिया और उसके बाद सम्मी दीन बलोच ने अपने वालिद की बाजियाबी के लिए हर तरीके का जदोजहद किया। ये जमीनी सच्चाई है उस बलूचिस्तान की जिस पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलोच नस्लकुशी की साजिशों पर अमल पैरा है। इन्हीं साजिशों के तहत बेगुनाह बलोचों को जबरन अगवा करके खुफिया टॉर्चर सेल में मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। नतीजतन पाकिस्तानी रियासती जुल्मज़्यादतियों ने बलूचिस्तान में बगावत की आग भड़का दी है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक कारकुन डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की जबरन अगवाकारी के 15 बरस मुकम्मल होने पर बलूचिस्तान में यौम सियाह मनाया गया। इस मौके पर 15 बरसों से लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी सम्मी दीन बलोच ने पाकिस्तानी रियासत को बांग्लादेश की तारीख दोहराने से बाज आने की वार्निंग दी। तुम अपना घमंड, गुरूर, फिरौनियत और यजीदियत दिखाते रहो, हमें एहसास दिलाते रहो। हम तुमको अपनी मूसियत और हुसैनियत और मजलूमियत का एहसास दिलाते रहेंगे। हमारा ये रिश्ता इसी तरह चलता रहेगा। अब भी फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब भी फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम हमारी और अपनी ये जंग किस तरफ ले जाना चाहते हो। सुकरात को जहर का प्याला पिलाकर उस वक्त के हक में वक्त समझते थे कि सुकरात शिकस्त खा गया और हम जीत गए, मगर आज तारीख से साबित शुदा है कि सुकरात जिंदा है। सुकरात जीत गया। हारे तो उस वक्त के हुक्मरान यूं ही तुम्हारे जिंदान में और तारीख के पन्नों में। सम्मी दीन बलोच ने बताया कि उनके अब्बू को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों ने बलूचिस्तान के खुसदार अस्पताल में रात की ड्यूटी देने के दौरान जब 28 जून 2009 को जबरन अगवा किया, तब उनकी उम्र महज 10 बरस और उनकी छोटी बहन महलाब बलोच की उम्र 6 बरस थी। लिहाजा तभी से दोनों बहनें अपने अगवाशुदा लापता अब्बू दीन मोहम्मद बलोच की बाजियाबी के लिए पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों में चीखो पुकार करके थक चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बेहिस रवैया इख्तियार किए बैठी हैं।
آج تک ہمیں نہیں پتا ہے کہ میرے والد کہاں اور کس حال میں ہیں۔ ان 15 سالوں میں مجھ سمیت میرے گھر کے تمام افراد نے ہر ممکن کوشش کی والد کی سلامتی اور زندگی کے بارے میں کچھ جاننے کی، لیکن ہمیں آج تک کچھ نہیں پتا چلا۔ اس دوران مختلف حکومتیں تبدیل ہوئی، ہر حکومت نے مجھ سے میرے والد سمیت تمام جبری طور پر گمشدہ افراد کی بازیابی کی یقین دہانیاں کی، لیکن ہر بار ہر حکومت کی وہ تمام وعدے یقین دہانیاں جھوٹ ثابت ہوئی۔ آج تک کسی بات پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ ہی نہیں بلکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے جبراً اغوا کیے گئے ہزاروں بے گناہ لاپتہ بلوچ گزشتہ کئی برسوں سے خفیہ ٹارچر سیل میں غیر انسانی اذیتیں بھگت رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام لاپتہ بلوچوں کے خاندان اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے بلوچستان کی صوبائی راجدھانی کوئٹہ میں تقریباً 15 برسوں سے مسلسل احتجاجی کیمپ لگا کر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی کے، جہاں ڈاکٹر دین محمد بلوچ سمیت دیگر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کراچی پریس کلب پر دھرنا دے کر یونائیٹڈ نیشن سے مدد کی گہار لگاتے رہے۔ میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی ریاستی خفیہ اداروں کے آلوں جبری گمشدگی کو آج 15 سال کا طویل عرصہ مکمل ہو گئے ہیں۔ میرے والد صاحب بلوچستان کی دور افتادہ اور پسماندہ علاقہ اور ناس گزدان میں سرکاری ڈیوٹی پہ تعینات تھے۔ اسے دوران ڈیوٹی سادہ کپڑوں میں ملبوس خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے غیر قانونی حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کر دیا۔ 15 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہمیں اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی ہے کہ میرے والد جہاں سے اٹھائے گئے قریب میں پولیس اسٹیشن واقع ہے، ایف سی کے کیمپ بھی موجود تھے۔ میرے والد خود ایک سرکاری ملازم ہیں۔ عدلیہ اور ریاستی عدالت پر فرض عائد ہوتی تھی کہ میرے والد کی بازیابی میں کردار ادا کرتے، لیکن بجائے اس کی بازیابی میں مثبت کردار ادا کر کے الٹا ہمیں مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ریاستی ظلم و جبر کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو ظلم زیادتی سے متاثرہ خاندانوں کے دلوں میں انقلاب اور بغاوت کی آگ بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے جب سے بلوچستان کی چار دیواری اور چادر کی حرمت کو پامال کر کے بلوچ خواتین اور بچوں کو بربریت کا شکار بنانے کی بربریت کا سلسلہ تیز کیا ہے، اس کے بعد سے لاپتہ بلوچوں کی ماں بہنیں تک انتقامی جنون میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو فدائین حملوں کا شکار بنانے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے کراچی شہر کی یونیورسٹی پر شاری بلوچ کے فدائین حملے اور پھر بلوچستان کے تربت شہر میں کیے گئے فدائین حملوں سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے، کیونکہ بی ایل اے یعنی بلوچ لبریشن آرمی کی مجید بریگیڈ کی خاتون مجاہد سمیہ قلندرانی بلوچ نے تربت میں پاکستانی فوج کے قافلے پر فدائین حملہ کر کے مسئلہ بلوچستان کو بین الاقوامی سطح پر سرخیوں میں لا دیا۔ بچی کچھ ہی کسر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بینر تلے لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں نے تربت سے اسلام آباد تک پیدل لانگ مارچ کر کے پوری کر دی، کیونکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں لاپتہ بلوچوں کے لانگ مارچ میں شامل لاپتہ بلوچوں کے لواحقین پر جس قدر ریاستی ظلم و ستم کیا گیا، اس نے نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بربر چہرہ دنیا بھر میں بے نقاب کر دیا۔ معاشی بدحالی سے دوچار پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں نے چائنیز منصوبے سی پیک کے خلاف اٹھ رہی آواز کو دبانے کے لیے بلوچستان کی طرح سندھ صوبے میں بھی ریاستی ظلم و زیادتیاں تیز کر دی ہیں۔ یہ سچائی پاکستانی فوج کی جانب سے سندھی کاشتکاروں کی زرعی زمینوں پر بڑھتے قبضے سے سامنے آ رہی ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے ریاستی مظالم کی مخالفت کر رہے سندھی کارکنوں کو جبراً اغوا اور ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں
इस तरह के एहतिजाजी मुजाहिरे अब रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। काबिले गौर बात यह है कि वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध समेत मुख्तलिफ सिंधी कौम परस्त जमातों की मुश्तरका कॉल पर मुनाकिदा पाकिस्तान मुखालिफ एहतिजाजी मुजाहिरों में लापता सिंधियों के मुतासिरा खानदान ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक कारकुन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये एहतिजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के, और कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतिजाज लापता सिंधियों के रिश्तेदारों और सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान ने पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से सिंध सूबे में बढ़ते रियासती जुल्म सितम पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। मेरा भाई इंसाफ दायो जो है वो टेलर मास्टर का काम करता था और उसे अपनी शॉप थी नजर मौला लाड़काना में, वहाँ पर काम कर रहा था। दिन के 11 बज रहे थे। विगो गाड़ी में सवार 6 अफराद थे जिन्होंने नेकाब पहने हुए थे और हथियार थे, हथकड़ियाँ लेकर आए। मेरे भाई का नाम पूछकर उसे हथकड़ियाँ लगाई और चेहरे पर ब्लैक कपड़ा जो है पहनाकर उसे उठा कर ले गए हैं। कराची प्रेस क्लब पर एहतिजाजी कैंप लगाकर धरने पर बैठे लापता सिंधियों के खानदानों ने HRCP यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सालाना 2023 पर मबनी रिपोर्ट का हवाला दिया। दरअसल HRCP की रिपोर्ट में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से सिर्फ सिंध सूबे में ही 175 से ज्यादा सिंधी कारकुनों को जबरन अगवा करने के एदादो शुमार दिए गए, जबकि असल तादाद इन एदादो शुमार से बेहद ज्यादा होने के इम्कानात जाहिर किए गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के खौफो दहशत की वजह से बेशतर लापता सिंधियों के खानदान शिकायत दर्ज कराने तक की हिम्मत नहीं कर पाते। जी भाई, मेरे शौहर को 2017 में पहले उठाया था। 15 दिन उसके टार्चर सेल में था, फिर उसकी तबीयत मुसलसल खराब रहती थी, फिर उसको छोड़ दिया था। फिर दोबारा उसको उठाया 2019 में, अपने घर से उठाया गया गगर फाटक से। अभी तक उसका कोई पता नहीं तो वो कहाँ है, किस हाल में है। और जब मेरे शौहर को उठाया गया 6 दिन के बाद मैं कॉल आई एक, उन्होंने बोला तो आप चुप करके बैठ जाओ, कोई एहतजाज वगैरह नहीं करो वरना आपके बेटे को भी उठा जाएंगे। वो उन्होंने वही किया, मेरे बेटे को भी उठा के लेके गए थे। मेरे बेटे को भी 10 महीने उसने 3 महीने अपने टार्चर सेल में रखा, फिर 7 महीने उसको जेल में, पंजाब जेल में बंद कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया। अभी मेरे शौहर का कोई भी पता नहीं मेरा शौहर कहाँ है और किस हाल में है। सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब बलूचिस्तान व खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध सूबे के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेसाल की साजिशें तेज कर दी हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ओहदेदारान सिंधी काश्तकारों की ज़रई जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और सिंधी काश्तकारों की जमीनों व कुदरती वसाइल पर फौजी कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे सिंधी कारकुनों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत की ये सच्चाई वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध की प्रेसिडेंट सोरठ लोहार के वालिद हिदायतुल्लाह लोहार के बहिमाना कत्ल से सामने आ चुकी है, क्योंकि हिदायतुल्लाह लोहार को रवा बरस 16 फरवरी को सिंध सूबे के लरकाना जिले के नसीराबाद कस्बे में खुफिया एजेंसी ISI ने अपने डेथ स्क्वाड से दिन दहाड़े कत्ल करवाया, लेकिन उसकी FIR तक नहीं लिखी गई। ताहम सिंध सूबे में जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं। ये सवाल इस दुनिया की तंजीमों से और इस मुल्क के अंदर रहने वाली हर तंजीम, हर फर्द, हर फोरम, हर गिरोह से हम करते हैं कि आया जो हम ये तस्वीरें उठाकर अपने प्यारों को ढूंढते हैं, आखिर वो है कहाँ पर। हमें इतने सालों से क्यों नहीं बताया जाता कि आखिर वो जिंदा भी हैं
या इस रियासत ने, उसकी एजेंसियों ने उनको शहीद कर दिया है। वो समझते हैं कि भाई कुछ साल के बाद हम उनको छोड़ देते हैं, फिर आया वो प्री प्लान करके, एक टारगेट करके हमारे लोगों को मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ सिंध सूबे में बढ़ती नफरत को सिंध दुश्मन साजिशों की देन बताते हैं सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के ताकत के गुरूर में इस कदर चूर हो चुकी है कि अपनी पुश्तैनी जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ सरापा एहतजाज सिंधी खानदानों पर रियासती मजालिम ढाने तक से गुरेज नहीं कर रही हैं। ये हकीकत सिंध सूबे के हैदराबाद शहर में प्रेस क्लब पर धरना दे रहे सिंधी काश्तकारों की जबरन अगवाकारी के इंसानियत सोज वाक़े से मंजरे आम पर आ चुकी है। यही वजह रही कि वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन लीडरान यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज के न्यूयॉर्क में अप्रैल 2024 में मुनाकिदा सेशन में सिंधी जमीनों पर पाकिस्तानी फौज के बढ़ते कब्जे के मसले से आलमी बिरादरी को बाबर करवाते रहे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बेकाबू इंतहा पसंदी पर किताब के अदीब प्रोफेसर मुनीब कादिर के बेबाक ख्यालात। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की जानिब से बरतानिया की राजधानी लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल PTI के सियासी कारकुनों और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ सियासी तहरीक चला रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान को जेल से फिलफौर रिहा करने की मांग की गई। PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान झूठे मुकदमात में पिछले 11 महीनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद हैं। रियासती जुल्म सितम ये है कि पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से फर्जी मामलों में जमानत दिए जाने के बावजूद इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके जमरूद में सहाफी बिरादरी की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शरीक सहाफियों ने जमरूद प्रेस क्लब से बाब खैबरा तक पैदल एहतजाजी मार्च निकाला। जमरूद में सहाफियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज की कबायली इलाकों में दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। सहाफियों ने कहा कि कबायली इलाकों में सरगर्म दहशत गर्द अब सहाफियों को खौफ व हिरासा करने के लिए उन्हें टारगेट किलिंग का शिकार बना रहे हैं। इस सच्चाई के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करके इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इर्द गिर्द वाक़े बुलंद तरीन मरगला हिल्स के पूरे इलाके को नेशनल पार्क की जमीन करार देने का तारीखी फैसला सादिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि मरगला हिल्स को 1979 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पाकिस्तानी फौज के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें वो ये दावा कर रही थी कि बरतानवी दौरे हुकूमत में मरगला हिल्स उसे ग्रास लैंड के तौर पर अलॉट की गई थी। लेकिन इस अलॉटमेंट का कोई सबूत न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मरगला हिल्स पर बने होटलों को फिलफौर हटाने और पाकिस्तानी फौज वो CDA यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को किराए के तौर पर वसूल की गई रकम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को लौटाने का हुक्म दिया। खतरनाक शिद्दत की गर्मी से बिजली की बेतहाशा लोड शेडिंग के खिलाफ पाकिस्तान की इक्तसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में हाहाकार मचता रहा। 16 घंटों की लोड शेडिंग से परेशान खानदानों ने कहा कि कराची में हीट वेव की वजह से एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 700 से ज्यादा अफराद की जानें तलफ हो चुकी हैं।
कराची में इंसानी फलाह बहबूद के गैर सरकारी इदारे ईधी और छिपा की इंतजामिया ने बताया कि हीट वेव से मरने वाले अफराद की लाशों की तादाद इतनी ज्यादा रही कि उनके मुर्दा घरों में उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गई। ईधी के सरबराह फैसल ईधी ने कहा कि कराची में गर्मी की वजह से जिस बड़े पैमाने पर गरीब लोगों की अमवात हो रही है, उसे देखते हुए हुक्मरानों को गरीब खानदानों को बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने चाहिए। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडरों पर झूठे मामलों में फंसाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस सच्चाई की ताजा मिसाल पाकिस्तानी सेनेट में पीटीआई के रुकून एजाज अहमद चौधरी की लाहौर में एंटी टेररिज्म कोर्ट यानी एटीसी में पेशी से सामने आई। तजब्जुब की बात ये रही कि लाहौर के मॉडल टाउन इलाके में वाक़े एटीसी में पीटीआई के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी को चोरी छुपे पेश किया गया और इस मौके पर एजाज अहमद चौधरी के वकील तक को इत्तला नहीं दी गई। ताहम एजाज अहमद चौधरी बेहद हौसलामंद दिखाई दिए और अपने खिलाफ झूठे मुकदमात को इमरान खान के साथ सियासी वफादारी तब्दील करने का हरबा बताते रहे। तेज रफ्तार खबरों के बाद रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इंतहा पसंदों और दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी का, क्योंकि इस पॉलिसी का खामियाजा अब पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। यही वजह रही कि पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर और इंसानी हुकूक के पैरोकार प्रोफेसर मुनीब कादिर ने अपनी ताजा किताब पेइंग द प्राइस में माइनॉरिटीज व मजलूमों पर बढ़ते मजालिम पर गहरी तशवीश का इजहार किया। ये नजारा है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बुक लॉन्चिंग पर मुनक्किदा तकरीब का। पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी के जुनून में अक़लियती फिरकों पर बढ़ती जुल्म-ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसानी हुकूक के मारूफ रहनुमा प्रोफेसर मुनीब कादिर ने अपनी किताब पेइंग द प्राइस में उठाए गए संगीन मौज़ूआत का खुसूसी तौर पर हवाला दिया। प्रोफेसर मुनीब कादिर ने बताया कि उन्होंने अपनी किताब में पाकिस्तान में मर्दों की बालादस्ती वाले मुआशरे में बढ़ते अदम बर्दाश्त, जागीरदाराना सोच और मजहबी इंतहा पसंदी के जुनून में अक़लियती फिरकों पर जुल्म जबर, खुसूसन स्वातवादी में मॉब लिंचिंग जैसे इंसानियत सोज वाक़यात उठाए हैं। कि कल जो हमने स्वात में देखा वो क्या था? वो यही एक मॉब मेंटेलिटी थी कि एक मॉब इकट्ठा हुआ और एक बंदे के ऊपर पड़ गए और उन्होंने कहा कि जी इसने तो ऐसे ऐसे जराइम किए हैं कि इसका मरना अब वाजिब है और इसको मारकर ही इंसाफ मिलेगा। और मुझे इससे याद आई उस चीज की जो प्रियंका कुमारा वाले एपिसोड में हुआ था 2021 में दिसंबर में, और उसका मैंने मेरी किताब के अंदर भी जिक्र किया हुआ है कि सियालकोट के अंदर सैकड़ों लोग थे और वो उनको एक फख्र था कि हम जो कर रहे हैं दैट्स समथिंग बिग, दैट्स बिगर देन अस। कि एक आदमी है, उसके कपड़े आप फाड़ रहे हो, आप उस आदमी को चीर रहे हो और उसको जला रहे हो, जिंदा जला रहे हो और उसकी जिंदा जलती हुई लाश के साथ सेल्फीज खींच रहे हो, बिकॉज ये मेरी जिंदगी का माइलस्टोन मोमेंट है जो कल को मैं अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ शेयर करूंगा। लुक आई वाज देयर। जब अमेरिका फॉर एग्जाम्पल, जो कि खुद उनकी भी बड़ी हिपोक्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशंस, वो हर साल एक लिस्ट शाया करती है कि जी सबसे कम रिलीजियस फ्रीडम कौन से माशरे के अंदर या कौन से ममालिक में है, तो पाकिस्तानी माइंड कर जाते हैं। तो मैं कहता हूं क्यों माइंड करते हो? आप लोगों को इसी बात का तो फख्र है इतना ज्यादा, आप लोगों को इसी बात का तो फख्र है। तो तभी तो अभी मैं देख रहा था कि ईद में पुलिस वाले अक़लियतों के और पर्टिकुलर कम्युनिटीज के, उनका नाम भी नहीं लेने की इजाजत होती, यानी अहमदियों के ऊपर छापा डाल रहे थे और उनको फुल ऑन पुलिस की तरफ से सपोर्ट थी। तो ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं थे, ये किसके बेहेस्ट पे कर रहे थे हम खूब जानते हैं। अभी सरगोदा में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या हुआ वो भी हम खूब जानते हैं। सो सियालकोट में जो प्रियंका कुमारा को जलाया गया जिंदा,
یہ کبھی مت بھولنا کہ ایک اگر پرینتا کمارا تھا جو کہ جل رہا تھا, سڑ رہا تھا, اس کے مقابلے میں کوئی 300-400 لوگ تھے جو اس کو ساڑ رہے تھے. یہ ریشو ہے ہمارے ملک میں, یہ اس وقت ریشو ہے that for every one non-violent person there are 400 bloodthirsty people out there to get you. کیا یہ ریاست ہے جو کہ اس مانسٹر کو فیڈ کرتی ہے, یہ جو ایک میجورٹیرین موب انلیش ہو گیا ہے ہماری سڑکوں پر اور ہمارے بلکہ اب گھروں تک پہنچ گیا, یا یہ موب اس ریاست کو فیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں, اگر میں کرونالوجیکلی جاؤں, شاید یہ بڑا سمپلیفائڈ ایک لگے لوگوں کو نیریٹو, لیکن میرے خیال سے پیئنگ دا پرائس اس لیے ہی کتاب کا نام ہے کہ جو جتنی بھی ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرشپس وغیرہ دیکھی اور پھر ایک ہم نے ملٹری ملا الائنس بھی دیکھا جس کو MMA کہا جاتا ہے, انہوں نے ہمیں ایسی پالیسیاں دیں, ایسے قوانین دیے جس کی کہ قیمت کل اس بندے نے چکائی ہے سوات میں اور نہ جانے کتنے چکا رہے ہیں. اور ریاست کی اگر میں بات کروں تو جو میں نے سیالکوٹ کا انسیڈنٹ ابھی دہرایا ہے جدھر شری لنکن ورکر کو دن دہاڑے جلا کے مار ڈالا گیا تھا اور بڑے فخر سے, تب مجھے یاد ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز وغیرہ تھے, تب PTI کی حکومت تھی لیکن یہ نون لیگ والے, پیپل پارٹی والے سارے کہے تھے یار یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہوا, ہم تو بڑے امن پسند لوگ ہیں یار. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین, اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.